हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। 270 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आदिकाल का, और आज हमारा ये अंतिम क्लास है आदिकाल का। ठीक है, आदिकाल को आज चाहे जितना हो हम निपटा लेंगे पूरा। ठीक है तो यहाँ पे देखिए 270 क्वेश्चन आपने अगर नहीं देखा है ना तो इसको देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से करवाया गया है। और जो भी आपका डिटेल है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो सब भी हमने देखा है और सारी चीज़ों को यहाँ से किया है। आदिकाल का आपका यहाँ से बाहर में भी ना पूछा जाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस के तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस किए गए हैं जिससे आपका पूरा आदिकाल सिमटा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चंस हमने कर लिया है, और आज हम 271 नंबर से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग 350 क्वेश्चन है। तो 350 क्वेश्चन आदिकाल का कम नहीं होता। इतना क्वेश्चन आपने अगर कर लिया तो, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे वाले क्वेश्चंस नहीं है। बच्चे वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेंट कीजिए, एक्टिव लर्नर बनिए, है ना। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे आदिकाल। उसके बाद देखिए भक्ति काल। अभी अगर मैं आपसे बात करूँ तो 9 और 10 और 11 12 का आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम का डेट भी आपका आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सब कुछ लीक के कारण हो रहा है। लीक हो चुका था, आप जानते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था, और क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से वो रद्द हो गया। और 9 to 10 और 11 12 का भी एक संभावना जताया जा रहा है कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लीक हो गया हो, या फिर किसी भी तरह से कोई शंका ना हो, इस वजह से सुनने में आ रहा है। अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं है, डिक्लेयर होगा तो बता दूंगी। वैसे 9 to 10 और 11 12 का भी सुनने में आ रहा है कि अभी आपको टाइम मिल सकता है और भी ज़्यादा। अब देखिए अगर 10 अप्रैल तक ये लोग एग्ज़ाम नहीं लेते हैं तो फिर लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो देखिए अभी ये 1 to 5 6 to 8 का ले पाते हैं, 9 to 10 का लेते हैं, क्या करते हैं। शुक्रवार तक सुनने में आ रहा है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर टाइम और मिलता है तो फिर मैं और डिटेलिंग से आपके लिए करूँगी यहाँ पे तैयारी। ठीक है, करवाऊँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आदिकाल फिनिश हो जाएगा तो भक्ति काल जो है ना, भक्ति काल, ये भक्ति काल आप मेरे पहले के प्लेलिस्ट हैं, आप नीचे जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा भक्ति काल का। बहुत ही अच्छे से मैंने करवाया है भक्ति काल पूरा। उसमें संत काल, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, सबका अलग अलग से करवाया है बहुत ही अच्छे से। और मुझे नहीं लगता भक्ति काल में उससे बाहर आपका कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि जितना भी मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, वरना वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका समय बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करवानी है जो आपके लिए रह गई है अभी करवाना। तो भक्ति काल मुझे लगता है आप वहाँ से अभी कंप्लीट कीजिए, काफ़ी अच्छे से करवाया गया है। तो वो अगर आप देख लेते हैं भक्ति काल तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। रीति काल भी मैंने आपको करवाया है। और हम देखिए आधुनिक काल पे हम चलेंगे। आधुनिक काल का हमने आपको जो है भारतेंदु युग करवा दिया है, द्विवेदी युग करवा दिया है। वो सब मैं आपको रिपीट फिर से नहीं करवाने वाली हूँ, उसको आप कंप्लीट देखिएगा। जो भी आधुनिक काल मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वहाँ से जाके आप उसको देखना शुरू कीजिए, और अगर समय मिलता है ना उसको यूटिलाइज़ कीजिए, मैं आपसे यही कहूँगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरी साहित्य की तैयारी, पूरी व्याकरण की तैयारी आपको करवाई जाएगी। अब देखिए हम आदिकाल करें, सॉरी आधुनिक काल करेंगे, उसके बाद हम व्याकरण करेंगे, क्योंकि व्याकरण से आपका 6 to 8 में आपका व्याकरण से ही पूछा जाता है। ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है व्याकरण से, चाहे वो गद्यांश। इस बार तो बहुत सारा गद्यांश आ गया था। तो पैसे से क्वेश्चन रहता है, व्याकरण से क्वेश्चन रहता है आपका, और साहित्य से रहता है। जानते ही हैं आप लोग 9 to 10 11 12 में साहित्य ज़्यादा रहता है। तो साहित्य हम उसी के अकॉर्डिंग आपको करवाए रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम आधुनिक काल का छायावाद जो हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप सीधा सीधा मेरे आधुनिक काल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, भारतेंदु युग से लेके पूरा छायावाद। जब हम छायावाद स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आधुनिक काल हमने कंप्लीट कर दिया है, और फिर उसका हम नाटक, कहानी, ये सब अलग से करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बेकार का एक ही चीज़ बार बार करने से अच्छा है कि जो हमने कराया है उसे आप बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। यहाँ पे पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1971 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो सिद्ध सामंत काल किसका है, यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन का हो जाएगा सिद्ध सामंत काल।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संधि चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। ये सब मैं बहुत करवा चुकी हूँ, ये लेवल से आप ऊपर आ चुके हो, चिंता नहीं करना है। तो ये सारे लेवल से आप बहुत ऊपर आ चुके हैं अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा है। आदिकाल पूरा फिनिश कर लिया हमने। और इतिहास ग्रंथ को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका बीपीएससी में मैं जितना देख पा रही हूँ, तैयारी 1, 2, 3 तीनों के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इतिहास ग्रंथ तो उनका फेवरेट है। तो इतिहास ग्रंथ भी मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी। आप जाइए प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। अब बताना है कौन सा साहित्य है जो आदिकाल के हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। अब देखिए, आपने सारा तो पढ़ा है, सिख नहीं पढ़ा है, तो सिख साहित्य हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो भी नए क्वेश्चन होंगे ना, उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके जाऊंगी, ताकि आपको कहीं से फिर उल्टा घुल्टा पूछा, किसी भी तरीके से पूछे, आप अच्छे से उसका आंसर कर पाओ। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। हिंदी कालीन काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य जो है वो भक्ति कालीन काव्य धारा में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरु की रचनाएं आपको उपलब्ध हैं। आप जानते हैं, कई बार हमने इसको पढ़ा भी है। और पूरा भक्ति काल आपका फिनिश हो जाएगा। आप एक बार जाके विजिट कीजिए, उसमें आपको पूरा कैटेगराइज करके हमने बहुत ही डिटेल में करवाया है क्वेश्चंस, तो बहुत सही रहेगा वो। चलिए, हम आगे देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो यहाँ रस बताना आपको, शांत रस है, हास रस है, करुण रस है, या वीर रस है। तो यहाँ पे कौन सा रस है ये बताना है आदिकालीन का। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वीर रस हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अब ऐसे क्वेश्चन तो आप उड़ाओगे या नहीं बताओ? इतनी बार करवा चुकी हूँ कि अब तक तो आपको याद हो चुका होगा ये। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू की रचनाएं भी आप एक बार देख लीजिए। स्वयंभू की रचना आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पदमचरित, रिटनेमी चरियु, पौमचरियु, रिटनेमी चरियु तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की। और पौमचरियु जो है वो राम कथा पर आधारित है। देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि किस कथा पे कौन सा आधारित है, तो ये याद रखिए कि राम कथा पर आधारित है, राम परम पौमचरियु। और अरिष्टनेमी चरित हरिवंश पुराण कृष्ण की है। और अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण जो है पौमचरियु में केवल 5 कांड में इन्होंने लिखी है। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है और इसीलिए इनको कहा जाता है। ठीक है, बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा है इन्होंने। और अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा है इन्होंने। ये देखिए, एक एक पॉइंट है आपका, एक एक एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। तो अरण्य और किष्किंधा कांड को स्वयंभू ने नहीं रखा है। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश की भवभूति कहते हैं। अब ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अपभ्रंश का वाल्मीकि हम स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है, स्वयंभू को कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें अपभ्रंश का भवभूति किसे कहते हैं, तो पुष्पदंत को कहते हैं। ठीक है, और एक अन्य और जैन कवि हैं धनपाल, जिनकी रचना है भविष्यत कहा, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो देखिए, वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्ला जी। कहाँ है? यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का। अब प्रारंभिक काल किसने कहा ये भी बता दो। ये प्रारंभिक काल किसने कहा है मैंने आपको बताया है, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि प्रारंभिक काल को क्या किसने कहा है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं रुकूंगी ताकि आपको आंसर ना दिख जाए। चलिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये भी आपको कई बार करवा चुकी हूँ। यहाँ पे टी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार करवा चुकी हूँ और अब तक आपको रट गए होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है, बताओ। चंद्रबरदाई, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप तो छक्के छुड़ा दोगे, है ना। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रबरदाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू किस हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? अब स्वयंभू ने
स्वयंभू को किसने माना है ये बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। याद कर लीजिए, ये राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, स्वयंभू को। ठीक है, यहाँ पे स्वयंभू की बात की जाएगी। सरहपा पूछा जाए तब कौन हो जाएंगे आपके, जब सरहपा पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। इन्होंने सरहपा बोला था। और रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो चंद्रवरदाई। और यहाँ पे एक और थे कौन, गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने किसको माना था, शालिभद्र सूरी को माना था। ये सभी बातें मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, इसका आंसर बताओ। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा जो है इसका क्या अर्थ है। सिद्धि हेतु आसन का रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। तो यहाँ पे महामुद्रा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसको एक बार देख लीजिए। महामुद्रा किसे कहते हैं, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से मिलता है, ये कई बार बता चुकी हूँ। जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी उसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, जब तब उस साधना को हम महामुद्रा कहते हैं। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। और अपने ग्रंथ दोहा कोश में उन्होंने 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ है। देखिए आपको मैं ऐसे डिटेल में बता चुकी हूँ इसको, ये क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत करना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि किस रचना में आपको देखने को मिलता है ये। तो 280 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो परमाल रासो हो जाएगा, बिल्कुल सही। आल्हा से याद रख लेना, आल्हा और उदल मैंने आपको बताया था। आल्हा खंड भी हम कहते हैं परमाल रासो को, और ये किसकी रचना है, तो जगनीक की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा। आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन इसमें है। वीर गीत काव्य है। आल्हा खंड सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश न्याय चार्ल्स इलियट जो है इन्होंने प्रकाशित किया था पहली बार। और आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका गाया जाता है। तो देखिए कोई एक क्षेत्र भी यहाँ पे दे सकता है, क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सबको बढ़िया से ध्यान दीजिए। जो भी नई चीज़ें हैं ना, मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ, सभी चीज़ों को बताऊँगी। चलिए जो हमने कई बार कर लिया है उसको हम बार बार डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ताकि समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। तो नाथ पंथ के प्रणेता कई बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, सिर्फ आपको देखिए भाषा का फ़र्क है। गोरखनाथ यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए कई लोग कंफ्यूज होंगे कि इनके गुरु थे मच्छेंद्र नाथ, तो गुरु थे तो इनको होना चाहिए था, ये नाथ पंथ के प्रणेता होने चाहिए थे। कई जगह पे देखने को भी मिलता है मच्छेंद्र नाथ। अगर गोरखनाथ ऑप्शन में ना होना तब आप मच्छेंद्र नाथ के साथ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बताना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है यहाँ से। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरई। बताना है ये किसकी पंक्ति है, विद्यापति, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या निम्बार्काचार्य। तो देखिए आदिकाल से काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो विद्यापति की रचना ये पंक्ति है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्रंश का भवभूति, देखिए आपको बता चुकी हूँ, अभी ही हमने इसके बारे में बात की है। पुष्पदंत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुकी है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न की कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में आपको। तो कौन सा होगा, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या स्थूलीभद्र रास। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राउरवेल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोड़ा कवि की रचना है, सिरांकित रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे।
बाकी भी हमने देख ही लिया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा नाम आदि काल का नहीं है। देखिए वीर गाथा काल तो कहा गया है, चारण काल भी कहा गया, सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है, गद काल नहीं कहा गया है। गद काल तो आधुनिक काल को कहा है किसने, शुक्ल जी ने। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला आप एक बार देख लीजिए किसने किसने क्या कहा है। चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज गिरियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल और चारण काल किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदि काल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आधार काल किसने कहा है, सुमन राजन ने। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है कौन सा आदिकाल का नहीं है। चंद्रवरदाई तो है, जगनिक भी है, दलपति विजय भी है, नाभादास नहीं है। इसमें पढ़ते भक्ति काल में राम काव्य के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। सूरसागर, विद्यापति, पदावली, बीजक और भ्रमर गीत। आदिकाल की कौन सी रचना है ये बताना है आपको। तो देखिए भक्ति, पदावली, ये भ्रमर गीत, सूरसागर और बीजक, ये तीनों आपकी देखिए भक्ति काल की रचना है। विद्यापति, पदावली जो है ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी सब अभी आप देखिए तो भक्ति काल की रचनाएं थी। सूरसागर किसकी है, तो सूरदास की है। बीजक किसकी है, कबीर की। और भ्रमर गीत किसकी है, सूरदास की है। ठीक है, अच्छा यहाँ दिया भी है, ध्यान में रखेंगे। आगे बताना है कौन सी भाषा आदिकाल की है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधि। अब यहाँ बताना, देखिए ब्रज भाषा थोड़ा भक्ति काल की तरफ ज़्यादा देखने को मिला। खड़ी बोली भी था, खड़ी बोली भी था, लेकिन डिंगल पिंगल ज़्यादा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो सर्वाधिक मात्रा में आपके बोले गए, लिखे गए, उसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए आप बाकी भी देख लीजिए। ब्रज भाषा आपका भक्ति काल और रीति काल में ज़्यादा रहा, अवधि भी भक्ति काल में रहा, और खड़ी बोली आपका आधुनिक काल में रहा। चलिए, अभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन है। अभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन हो जाएंगे, स्वयंभू। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे। स्वयंभू को किसने कहा है, प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। बार बार बता रही हूँ, याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कड़वक, पदरी, रास और ईहा। यहाँ बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पदरी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए पदरी जो है, पदरी जो है ये छंद है आपका, और 16 मात्रा का मात्रिक छंद है ये। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले कवियों को पद्धड़िया बंद कहा जाता है। और स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना है, जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, चतुर्मुख। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजमती से रूठ कर बीसलदेव कहाँ चला जाता है। तो ये देखिए पहली बार जब पहला वीडियो देखा था आपने मेरा आदिकाल का, उसमें बीसलदेव बहुत ही डिटेल से मैंने आपको करवाया था। बीसलदेव रासो बहुत ही डिटेल में करवाया था। कहाँ जाता है, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा चला जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे। 4 भाग में लिखा हुआ है बीसलदेव रासो। अच्छे से आप सारे जो जितने भी करवाती हो ना उसको ज़रूर देख लिया कीजिए। ठीक है, बताना है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, ये किस ग्रंथ में कहा गया। महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, भविष्यत कहा में या पौंचर्यु में। ये बताना है आपको। राइट ऑप्शन देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, दिल्ली KVPGT में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है। और यहाँ पे आप देखें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पौंचर्यु में। पौंचर्यु किसकी है, स्वयंभू की रचना है, इसी में कहा गया है। चलते आगे। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गिरियर्सन ने क्या नाम दिया है। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन तो वही है कि गिरियर्सन ने क्या नाम दिया है। अब ऐसा कुछ कैटेगराइज तो उन्होंने नहीं किया था, इतने से इतने तक ये नाम, इतने से इतने तक ये नाम।
तो यहाँ पे बस कॉमन सेंस की बात है कि 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी आपका किसके अंदर आएगा, आदिकाल के अंदर आएगा। और आदिकाल को उन्होंने क्या कहा है, चारण काल कहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है कि 84 सिद्धों में कौन नहीं है। अब देखिए बताना है, यहाँ सिद्ध जो है हमारे 84 हैं टोटल, हमने जो ये कई बार देखा है। अब ये 84 सिद्धों में कौन नहीं है ये बताना है, विरूपा, कन्हपा, सांगरधर या कुकरीपा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शांगधर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये 84 सिद्धों में नहीं है। ये अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और इनके रचयिता, इनकी जो रचित ग्रंथ है वो है हमीर रासो शांगधर की, हमने देखा है ना कई बार। बाकी जैसे भी आप देखिए, और ऐसे आपको याद भी रखना ना सरहब, जितने भी सिद्ध हैं उनके लास्ट में आपको पा देखने को मिलेगा, जैसे सरहपा, कन्हपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकुरीपा, विरूपा, ये सब सिद्ध हैं आपके। नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे, सब में आपका पा लगा हुआ है अंत में इसे याद रख लेना। चलो यहाँ बताना है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है। अब उस समय आपको रचना बता दिया गया था, तो रचना क्या था, परमाल रासो। उसके रचित रचनाकार कौन हो जाएंगे, जगनीक हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 295 का राइट ऑप्शन सी, जगनीक। चले आगे, ये कई बार ये सारी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पंच पांडव चरित रास बताना है, ये इसके रचयिता कौन है। पंच पांडव चरित रास, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी, आसबू, नरपति नाल या दलपति विजय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा शालिभद्र सूरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचों पांडव क्या है, शक्तिशाली हैं। ठीक है, शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली से याद रखिए शालिभद्र सूरी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है भविष्यत कहा किसकी रचना है। तो भविष्य में हम किसकी चिंता करते हैं, भविष्य में हम किसकी चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धनपाल। ठीक है, याद कराने के लिए कह रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो चुका होगा। जब आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो आपको झट से याद आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे करवाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताना है आपको, मुकरी लिखने वाले सर्वप्रथम लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। तो एक ही मुकरी के लिए आपको, आप जानते हैं उनको, कौन हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की मुकरियाँ यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दो सुखने, गजल, खालिक बारी, ये सब इन्हीं की रचना है। चलते हैं आगे, यहाँ बताना है 1050 से 1375 की अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल रूप में नामकरण किसने किया। अब कितना इजी है ये बताओ, वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा आपको ध्यान में रखना है कि आदिकाल को इन्होंने कहाँ से कहाँ तक माना है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को इन्होंने कहा है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को इन्होंने कहा है। तो दोहरी पद्धति किसने अपनाई ये भी पूछ लिया जाए ना, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दो नाम दिए थे। आदिकाल भक्ति वीर गाथा काल दोनों हो गया, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल ये हो गया, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल और गद्धकाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आदिकाल किसने कहा है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। तो डी ऑप्शन, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है आपका कि आदिकाल को किसने आदिकाल नाम दिया है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे, हरिहर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, राइट ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। बताना आदिकाल के किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन ये था। कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य नहीं, निर्गुण की उपासना नहीं, ये सब भक्ति काल का था। तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या हो जाएगा। अब पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना नहीं, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना नहीं, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, बिल्कुल। सी ऑप्शन यहाँ पे इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है। चलिए, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं किया गया, ये बताना है। तो देखिए, आश्रय दातों के अतिरंजनापूर्ण वर्णन तो किया गया है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी किया गया है,
कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है। युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन भी किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया, यह भक्ति काल में किया गया है। वीरगाथा काल के अंदर आपका ए, बी और डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। रासो ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ देखिए, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधि में या डिंगल पिंगल में। अब इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है, बताइए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा इजी करवा दूंगी आपको, ठीक है। इतनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो बस क्वेश्चन को देखते रहना है आपको। 2 से 3 बार अगर आपने एक एक वीडियो को देख लिया है ना, तो फिर सोच लीजिए कि आप कुछ भूलने वाले नहीं हैं। वहाँ से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताना है। तो वीरगाथा काल यानी आदिकाल के प्रसिद्ध प्रबंध काल कौन से हैं? देखिए, पद्मावत तो होगा नहीं, कामायनी भी नहीं होगा, रामचरितमानस भी नहीं होगा। कितना इजी क्वेश्चन था ये। पृथ्वीराज रासो, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रबंध काव्य तो बहुत सारे लिखे गए और पृथ्वीराज रासो सबसे बड़ा महाकाव्य था सबसे पहला भी था। तो पद्मावत तो नहीं होगा, जैसी की रचना है ये कहाँ से आ जाएंगे आदिकाल में। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद की रचना, ये कहाँ से आ जाएगा। चलिए, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं, ये बताना है आपको। तो पहाड़ी में है, मैथिली में है, अवधी में है, पिंगल में है। तो देखिए, मैथिली में है, बिल्कुल मैथिल भाषा, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए बताना है आगे। स्वयंभू कवि की नहीं है कौन सी रचना? तो स्वयंभू का मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो देखिए, पौम चरियु भी है, टिटनेमी चरियु भी है, स्वयंभू छंद भी है। कौन सा नहीं है? महापुराण नहीं है, ये पुष्पदंत की रचना है। महापुराण ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आगे बताना है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अब कल मैंने अंतिम क्वेश्चन इसी तरह कोई क्वेश्चन को मैंने करवाया था। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास, नेमिनाथ रास या वसंत विलास? ये बताना है। एनवीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2014 में पूछा गया है, पीजीटी का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखें तो राइट ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको ये करवा चुकी हूँ कल, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास आपको याद आना चाहिए था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? 11वीं शताब्दी में रचित बताना है। 11वीं शताब्दी में रचित कौन सा लोक भाषा काव्य यहाँ पे हो जाएगा? जय मैं जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउरवेल या ढोला मारोदा दोहा। तो जहाँ पे हम थोड़ा रचना काल की बात कर लेते हैं ना, यहाँ पे डेट की बात आ जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाता है। अब यहाँ देखिए तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ढोला मारोदा दोहा। किसका है? कल्लोल कह सकते हैं या कुशल लाभ भी कहते हैं। ये दोनों ही रचना नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है ये थोड़ा एक बार समझ लीजिए। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। यह मूलतः दोहों में रचित है और इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो ये बता ही चुकी हूँ मैं आपको, मच्छेंद्र नाथ। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? हाँ, ये क्वेश्चन बताओ, काफ़ी बार पूछा गया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या सरहपा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पतंजलि। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे, अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के प्रचलित लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। इस रस प्रकार प्रतिमान च्युत संकलित भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए एक स्वीकृति दे दी गई। चलिए, सिद्धों का प्रथम कवि कौन हो जाएगा? तो ये तो आप नींद में भी बता दोगे ना, सरहपा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का यह किसका ग्रंथ है बताना है, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। और ये ग्रंथ किस प्रकार का है? महाकाव्य है, गद्य काव्य है, छंद है, व्याकरण है, क्या है? तो आपको बता चुकी हूँ, ये व्याकरण है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। दामोदर शर्मा की रचना है, यह दामोदर शर्मा का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। 12वीं शताब्दी में इसका समय माना जाता है। प्राकृत पैंगलम बताना है आपको, इसके रचनाकार कौन होंगे? प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन होंगे?
तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वंशीधर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्राकृत पैंगलम टीका के रचयिता कौन है? वंशीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया और इसको विद्याधर, शांगधर, जज्जर, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन इसमें किया गया है। प्राकृत पैंगलम जो है प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना इसमें की गई है और लक्ष्मीधर ने इसका संग्रह किया है, लक्ष्मीधर ने। और वंशीधर ने इसका टीका किया है, टीका के रचयिता हैं इसके। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में हो उस प्रकार से आप इसको लगाएंगे। बताना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? भक्त, निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि, बौद्धतांत्रिक सिद्ध कवि। अब यहाँ बताना है गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि माना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरानी हिंदी के कवि, पुरानी हिंदी के कवि यानी अपभ्रंश के कवि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वीं शताब्दी का इनका समय स्वीकार किया गया। इनके गुरु का नाम मच्छेंद्र नाथ है, ध्यान रखेंगे। और इनकी अगर रचना देख लीजिए आप, यहाँ पे इनके द्वारा ग्रंथ देख लीजिए गोरखनाथ का जो है, सबदी पद, प्राण सांकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग, पंच मात्रा गोरखबोध। ये सब रचना किसकी है? गोरखनाथ की है। चलिए आगे देखिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। तो यहाँ बताना है किस किस समय की? तो हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। अब विद्यापति के बारे में बताना है तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आदिकाल की। चलते हैं आगे, इजी सा क्वेश्चन था ये। बताना है आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ बताना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? परमाल रासो, जगनिक की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महुवर बुझई कुसुम रस, कब कलासु छैल, सज्जन पर उर आव, मन दुज्जन नाम मैल। यहाँ बताना है इस यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही विचित्र पंक्ति है। सरपात की है, कुशल लाभ की है, उमापति की है, या विद्यापति की है? तो यहाँ बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ये पंक्ति को बार बार देख लीजिए एक बार। ठीक है, महुवर बुझिल कुसुम रस, कब कलासु छैल, सज्जन पर उर्मार मन, दुज्जन नाम मैल। यहाँ बताना है ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद्यापति की है। ठीक है, ध्यान रखिए विद्यापति की ये आपकी हो जाएगी। और शैव संप्रदाय से संबंधित है विद्यापति, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हैं और उसे हिंदवी कहा है उन्होंने। किसने कहा है? तो देखिए यहाँ पे हिंदवी किसने कहा है? अमीर खुसरो ने कहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह या कुशल लाभ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी नाम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपदेश रसायन रास बताना है किसका है? उपदेश रसायन रास किसका है? तो मैंने बोला था ना आपको, उपदेश कौन देता है? जिन जो होता है ना, जिन लोग बहुत ज़्यादा उपदेश देता है। तो यहाँ पे जिनदत्त सूरी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना नवनाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? पूरे नाथ में आपको करवा चुकी हूँ। 9 नाथ होते हैं ना, 9 नाथ होते हैं, और 9 नाथों में कौन सा नाथ बताना है इसमें नहीं। तो देखिए ये आपके लिए है तो बहुत इजी, क्योंकि ये मैं आपको करवा चुकी हूँ और बहुत बार करवा चुकी हूँ। तो इसका देख लीजिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोरक्षनाथ तो है, नागार्जुन भी है, जड़ भरत भी है, देवसेन नहीं है। देवसेन नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सबका नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र,
सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। और देवसेन तो श्रावकाचार्य के रचनाकार है, जो डॉक्टर नगेंद्र ने जिसे हिंदी का प्रथम रचना माना है। ठीक है, श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने मानी है? डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है, जो देवसेन की रचना है। चलिए आगे बतानी है यहाँ पे, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन हो जाएंगे? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन हो जाएंगे? धर्म सूरी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत सूरी? जम्बू स्वामी रास, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म सूरी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, बिसलदेव रासो का अंगिरस बताना है क्या है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हो जाएगा। वैसे आपने अगर देखा है, सारे क्वेश्चंस को समझा है, तो इजी ही होगा। श्रृंगार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिसलदेव रासो में आपका श्रृंगार ही होगा। चलिए, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? अब 12 मासा का वर्णन किस कृति में सबसे पहले मिलता है, ये बताना है आपको। तो 325 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौमचर्यु, संदेश रासक। अब इसमें आपको बताना है 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा नेमिनाथ चौपई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरी ने किया है। ठीक है, विनय चंद्र सूरी ने किया है, जबकि पौमचर्यु की रचना स्वयंभू ने की है। संदेश रासक की रचना अब्दुल रहमान ने की है। आगे बढ़ते हैं, श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पहली रचना मानी है। श्रावकाचार्य की किसकी है? देवसेन की है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन है, ये बताना है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बहुत ही अच्छी, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पीताम्बर दत्त बर्दवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने इसका संपादन तो किया है, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी में किया है। तो कितने ग्रंथ, ये भी ध्यान रखना, 14 ग्रंथ। चलिए यहाँ बताना, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह मोती फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब ये किसकी रचना है, और क्या इस जो पहेली है इसका आंसर क्या है, ये भी बताओ। बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताना है यहाँ पे, कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है? लोक साहित्य, यहाँ क्वेश्चन आपको बताना है, इसकी विशेषता क्या होती है लोक साहित्य की? इसमें शास्त्रीयता होती है, मौखिक होती है, परंपरा में प्रचलित रहता है, या सहजता और स्वाभाविकता होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शास्त्रीयता इसमें नहीं होती है। लोक साहित्य हैं, लोगों के द्वारा यहाँ पे इसकी जो है, जैसे कोई लोकगीत हो सकता है ना। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा नहीं होकर साधारण जन की भाषा होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्वयंभूकृत पयमचर्यु की कथा किससे संबंधित है? बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे स्वयंचर्यु की किसकी कथा है? राम कथा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, ढोला मारूदा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? ओहो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, दम रखता है। ढोला मारूदा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? लेकिन इसको आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान। दिमाग लगाते तो आंसर आसानी से आ जाता है। राजस्थान यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ढोला मारूदा दोहा, भाषा से ही समझ में आ रहा है वैसे। चलिए, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है विद्यापति, मीराबाई, सूरदास या चित्तस्वामी। तो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूँ। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद पर विद्यापति का प्रभाव है। बहुत लोग मीराबाई लगा देंगे गीत गोविंद का नाम सुनते ही, लेकिन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन विद्यापति होगा। ठीक है, 24 प्रबंध हैं, जिसमें 12 सर्ग हैं, 72 श्लोक है, सर्वांग सुंदरी टीका है 77,
ठीक है। ये परिपूर्ण ग्रंथ है अपने आप में, और राधा कृष्ण के मिलन और विरह का, पुनर्मिलन का, कोमल और लालित्यपूर्ण पदों का रचा गया ये वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस किस रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए झारखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डिंगल, पिंगल, कवित सवैया या फिर दोहा चौपाई। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डिंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो अभ्रंश शब्द का प्रयोग पूछा जा रहा है सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में, तुलसीदास की रचना में। अपभ्रंश शब्द में बताना है यहाँ पे, और ऑप्शन को देख के बताना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है, अन्य विकल्प आपके गलत थे, इसमें यही एक सही था। चलिए चंद्रबरदाई की रचना बताना है कौन सी है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, अब यहाँ बताना है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों में कौन सी प्राकृतिक में लिखी हो गई होती हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी होती हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी होती है, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई होती हैं। तो 84 सिद्धों में बताना है ये कि वो साहित्य रचना जो हिंदी सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है, तो वो किस में होती है आपका? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। घोर अंधेरे चंदमणि जिमि उज्जोह करई, परम महासुख एहू कने दूरी अशेष हरई हरई। बताना है इसमें महासुख का संबंध किससे दिया गया? महासुख का तत्सम रूप है, महासुख ब्रजयानियों की पारिभाषिक शब्द है, प्रज्ञा और योग के महासुख की दशा का वर्णन संभव है, महासुख निर्वाण प्राप्ति के बाधक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ये बाधक तो नहीं है, महासुख जो है निर्वाण में सहायकता होता है, तो यहाँ पे ये तो गलत है। ये आपका सही है, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, और ये भी आपका सही है, महासुख का तत्सम रूप है, और महासुख ब्रजयानियों की परिभाषित शब्द है। तो ए बी और सी तीनों ही सही है। तीनों सही आपका किस में है? सी ऑप्शन में आपका तीनों सही है, ए बी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी थोड़ा सा आपका कठिन क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेलित बताना है इसमें। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। बताना है ये किसकी जो पंक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छाई ये किसका है? सुमेलित करना है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सुमेलित करेंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? देखिए कन्हपा का है ये। कावा तरुवर पंच बिडाल, कावा तरुवर पंच बिडाल ये किसका है? तो ये आपका लूहिपा का है। कड़वा बोल न बोलिस नारी, कड़वा बोल न बोलिस नारी ये किसका है? तो ये आपका नरपति नाल का है। पति लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि नारी कड़वा नहीं बोल सकती है। चलो कैसे भी याद रख लो। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल ये बताना है किसका? सरहपा का है कि खुसरो का है? तो देखिए आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा कि ये खुसरो का है। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं, यहाँ से आप मिला लीजिए। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलाना है आधुनिक काल। यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? आधुनिक काल, रचना का यहाँ पे रचना भी दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक है। चलिए अब आप इसको बताना है कि किस काल और रचना काल की रचना इसमें से सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा?
बी और यहाँ तो सभी आपके रचना जो हैं आदिकाल के ही दिए हुए हैं भैया। अमीर खुसरो, नरपति नाल, जगनिक और चंद्रबरदाई। तो यहाँ पे तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत लग रहा मुझे, छोड़ो इसको हटाओ। चलो आगे देखते हैं। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम बताना है। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम क्या है? प्राकृत पेंगलम, चौपौम चरियु, दोहा कोश या संदेश रासक। अब सरहपा का बताना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दोहा कोश हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लगभग 45 तक हम करेंगे और हमारा पूरा आदिकाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 20, 84 या 40। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ बताना है विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है? कीर्ति पताका भी है, कीर्ति लता भी है, पदावली भी है, गीत गोविंद नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कीर्तिलता की भाषा क्या है? गला पूरा फंस जाता है इतना बोलते बोलते अचानक से। कीर्तिलता की भाषा बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगी? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा क्या है? हमने आपको कई बार ये करवाया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अवहट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन, आदिकाल निपट गया हमारा। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्वेश्चन ऑफ द ईयर कह सकते हैं। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यापति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे भक्ति काल इसके बाद आता है, तो भक्ति काल मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो मैं आपको करवाई हूँ ना वहाँ आप जाइए, और भक्ति काल पूरा आपको अच्छे से करवा दिया गया है। कल से जो है हम आधुनिक काल की छायावाद को देखेंगे, ठीक है। छायावाद से हमने स्टार्ट किया था, मतलब वहीं से हमने क्लोज़ किया था, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और बाकी चीज़ें मैं आपको बहुत ही स्टैंडर्ड वे में करवाती हुई आ रही हूँ, ठीक है। तो उसको भी देखते हुए चलेगा। आधुनिक काल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा आपको भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावाद, ये सब मिलते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आज ही क्वेश्चन समाप्त होता है, और कल हम मिलेंगे फिर से आधुनिक काल को लेकर। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।